मेरे डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं जीएनएम थर्ड ईयर के आज के इस वीडियो में, जो कि मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी से लिया गया प्रश्न है। और जो बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि यह है तो शॉर्ट नोट्स ही, लेकिन बहुत दो तीन शॉर्ट नोट्स को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो यह डिपेंड करता है एग्जाम वाले के ऊपर कि शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के भी लॉन्ग में पूछ लेता है, जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में देखे हैं। तो अपने आप में ये सब एक प्रकार से लॉन्ग वे में भी पूछ सकता है और शॉर्ट में भी तो पूछेगा ही पूछेगा। तो आज के जो वीडियो है मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी बहुत शानदार होने वाला है। 2 प्रश्न लिए हैं और दोनों प्रश्न आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं प्रश्न को, जो कि मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी है। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग पीछे जितने भी वीडियो मैं करा चुका हूँ, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग सेकेंड या मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी का हो, दोनों में वीडियो सभी दोनों में डल चुका है। तो ऐसे में आप लोग रिविज़न अगर नहीं करेंगे इस वीडियो में हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पीडीएफ को गोली मारिए, वीडियो के माध्यम से एक बार कम से कम दिन में दोनों सब्जेक्ट से एक एक वीडियो जरूर देखिए जो पीछे करा चुके हैं रिवाइज के तौर पर। अब बाकी ये जो आगे चल रहा है, जो डेली डलता है, ये सबको तो कंप्लीट करना ही करना है। साथ में पिछला भी वीडियो जो डाले हैं उसको रिविज़न कीजिए। रिविज़न करने से बहुत बेनिफिट होगा, चीज़ों को आप और ज़्यादा क्लियर तौर पर समझ पाएंगे। जो चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आता है उसको 2 बार 3 बार देखने से समझ में आ जाता है, दिमाग लगाने से। ठीक है, तो जरूर वीडियो को रिवीजन कीजिए। पीडीएफ से रिवीजन नहीं हो सकता है क्योंकि आपके मोबाइल में आपको प्लेलिस्ट में बना है, जाकर आप लोग रिवीजन कीजिए वीडियो के माध्यम से। रह गई बात पीडीएफ के लिए, तो ये सब का धीरे धीरे मैं nursingyan.com पर डाल दूंगा। आपको पीडीएफ का टेंशन खत्म हो जाएगा। जब भी ज़रूरत होगा जाकर आप nursingyan.com के वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, जहां पे आपको ना पीडीएफ खोजना पड़ेगा, ना ढूंढना पड़ेगा, ना मोबाइल में रखना पड़ेगा। जो भी चीज़ पढ़ना हो सर्च मारिएगा, आपके सामने आ जाएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा, फिर निकल जाइएगा। तो ये आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, काम चल रहा है, धीरे धीरे डल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है शॉर्ट नोट्स के आपके सामने में है कि प्रसव के समय नाभि रज्जु का बाहर निकलना अथवा रज्जु भ्रंश क्या कहलाता है, इसके कारण निदान व प्रबंध बताना है। मेरे डियर, आपसे कोर्ड प्रोलैप्स पूछ सकता है। ठीक है, कोर्ड प्रोलैप्स क्या होता है? कोर्ड प्रोलैप्स का जो है कॉज, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पूछता है एग्जाम में। और आप लोग को मैं इससे पहले जितना भी क्वेश्चन कराया हूँ उसमें एक कोर्ड प्रोलैप्स बहुत कॉमन बात आता था कि कोर्ड प्रोलैप्स। तो आखिर यह कोर्ड प्रोलैप्स होता क्या है, चलिए आज जान ही लेते हैं। मेरे डियर, कोर्ड प्रोलैप्स यानी जिसको हम लोग रज्जु भ्रंश कहते हैं, यह एक इमरजेंसी प्रस्तुतिक अवस्था है। मतलब यह एक अब्स्ट्रैक्ट जो है अवस्था होता है जहां पे एमनियोटिक झिल्ली फटने के पश्चात शिशु के प्रस्तुति भाग के आगे जो है रज्जु मौजूद होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड मौजूद होता है। इस स्थिति को रज्जु भ्रंश कहते हैं। नाभि नाल योनि में या बलवा से बाहर दिखाई पड़ता है। नाभि नाल जो होता है यह योनि में या बलवा से बाहर दिखाई पड़ता है। अब चलिए इसको फिगर के माध्यम से देखिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यह यूट्रस है। ठीक है, ये यूट्रस है, इसमें बच्चा पला हुआ है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं प्लेसेंटा जो है यूट्रस से लगा होता है, जो कि एक चक्री के समान होता है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा ये लगा है। अब ये प्लेसेंटा से एक कॉर्ड निकलता है और यह प्लेसेंटा से एक कॉर्ड निकलकर यह बच्चे के जो है नाभि से जुड़ा हुआ होता है और इसके द्वारा ही बच्चे को सब चीज़ मिलता है। ठीक है, तो होता यह है कि कोर्ड प्रोलैप्स में जो ये नाल होता है, ये वाला जो नाभि नाल होता है, यह प्रोलैप्स कर जाता है। मीन्स जब तक बच्चा गर्भ में रहता है, बच्चा जब तक नहीं होने वाला होता है, तब तक उसके जो है चारों साइड से एमनियोटिक जो है झिल्ली घेरा हुआ रहता है। ठीक है, चारों साइड से इस यूट्रस में बच्चे को एक थैला के समान झिल्ली होता है और उसी को हम लोग एमनियोटिक झिल्ली कहते हैं। वह चारों साइड से बच्चे को घेरा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है अब होने वाला होता है तो इससे प्रसव के अवस्था में वह झिल्ली जो है फटता है। अब जैसे ही झिल्ली फटता है तो बच्चा का जो शरीर का भाग होता है वह बाहर की तरफ निकलने लगता है। मतलब यूट्रस से बाहर, यानी ये वाला पार्ट सर्विक्स होता है और ये वाला पार्ट यूट्रस होता है। समझ गए यहाँ पे? तो आपके इससे बाहर जो है बच्चा का अंग निकलना शुरू होता है जब झिल्ली फटता है। तो होता यह है कोर्ड प्रोलैप्स में कि जो झिल्ली फटता है ना, झिल्ली फटने के साथ में इस प्रसव की अवस्था में झिल्ली ही सबसे बाहर जो है निकल जाता है। सबसे पहले जो कोर्ड होता है, जो नाभि का नाल होता है, वह सबसे पहले यही नाभि नाल बाहर निकल जाता है, योनि से या यूट्रस से बाहर आ जाता है। और
और इसी के अवस्था को प्रोलैप्स कहते हैं। ठीक है, इसी के अवस्था को हम लोग प्रोलैप्स कहते हैं। मतलब गर्भ के अवस्था में शिशु के एमनियोटिक झिल्ली को फटने के बाद प्रसव अवस्था में प्रसव के दौरान जो है यह नाभि कॉर्ड जो है सबसे पहले बाहर निकल जाता है, जो यूट्रस से और वो योनि के बाहर हो सकता है, और इसी को हम लोग कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। चीज़ों को समझ गए? चलिए, तो यही यहाँ पे कहा गया है कि यह एक इमरजेंसी प्रस्तुति की अवस्था होता है जहां पे एमनियोटिक झिल्ली फटने के बाद शिशु के जो प्रेजेंटेशन भाग होता है, जो प्रस्तुति भाग होता है, वह आगे जो है उसके आगे में नाभि का रज्जु आ जाता है, एम्बिलिकल जो है कोड आ जाता है, जो कि नीचे देखे हैं। इस स्थिति को रज्जु भ्रंश, रज्जु अंश कहते हैं। नाभि नाल योनि में जो है भेजिना में या बलवा से बाहर दिखाई पड़ता है। तो देखिए रहे हैं, यही जो है आपका क्या होता है, यही बाहर है ना, योनि से या भलवा से बाहर आ गया है, दिखाई पड़ता है। तो इसी को कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। प्रोलैप्स हो जाना मतलब एक दूसरे के नज़दीक आ जाना। ठीक है ना, यही प्रोलैप्स होता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए, अब इसका होने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस हो सकता है, मीन्स श्रोणि का सिकुड़ाव हो सकता है। अम्बिलिकल कॉर्ड अधिक लंबी होना, इसका बाहर निकलने के कारण जो नाभि नाल देखे हैं वह लंबी अधिक होगा तो बाहर आ सकता है। या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी, जुड़वा गर्भावस्था, मतलब जुड़वा अगर बच्चा रहेगा गर्भ में तो यह कारण हो सकता है। या बच्चा माल प्रेजेंटेशन होगा, मतलब उसका जो प्रस्तुति होगा वह गड़बड़ स्थिति में होगा तो उसका जो है कुप्रस्तुति इसका कारण हो सकता है। नॉर्मल में ना होकर अलग तरीके से बच्चा का प्रस्तुति होगा। ठीक है, प्री मैच्योरिटी होता है, अपरिपक्वता भी इसका कारण बनता है। ठीक है, प्री टर्म लेबर होना, मतलब समय से पहले जो है प्रसव होना, साथ में तीव्र प्रसव होना, प्री टर्म लेबर वही होता है। और पॉलीहाइड्रोमेनियाज, पॉलीहाइड्रोमेनियाज का मतलब होता है कि बहुत सारा जो है एमनियोटिक फ्लूइड का जो है भरा होना, यह जो है कारण हो सकते हैं। तो इतना सारा कारण बनते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स होने का। क्या क्या कारण हो सकते हैं? या तो पेल्विस कंट्रैक्ट होगा, सिकुड़ाव वाला पेल्विस होगा, या फिर हो सकता है प्री टर्म लेबर हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमेनियाज हो सकता है, मीन्स यूट्रस के अंदर बच्चे के चारों ओर का जो द्रव है वह ज़्यादा होना इसका कारण हो सकता है। अपरिपक्वता भी कारण हो सकते हैं, माल प्रेजेंटेशन भी कारण हो सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड का अधिक लंबा भी इसका कारण हो सकता है, और जुड़वा गर्भ अवस्था भी इसका कारण बन सकते हैं। ठीक है, निदान क्या होते हैं इसके देख लीजिए। डायग्नोसिस इसमें क्या हो सकता है? तो सबसे पहले योनि का एग्जामिनेशन किया जाएगा, भैजिना का। ठीक है, उदरीय परीक्षण, एब्डोमिनल पेट का एग्जामिनेशन किया जाएगा। फीटल मॉनिटरिंग, मतलब बच्चे का जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा, और लक्षणों की उपस्थिति का भी जाँच किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है जाँच होते हैं, कुछ खास इसमें निदान होते नहीं हैं। जटिलता में भ्रूण का मृत्यु हो सकता है, जो शिशु है उसका मृत्यु हो सकता है कॉर्ड प्रोलैप्स होने से। संक्रमण का खतरा रहता है, क्योंकि जो नाभि नाल है वह सबसे पहले वही बाहर आ गया है, तो इस कंडीशन में उसमें संक्रमण होने का खतरा रहता है। साथ में भ्रूण एनोरेक्सिया हो सकता है, बच्चे का जो है भूख जो है गायब हो सकता है। साइनोसिस हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन का कमी। ये जो है जटिलते हो सकते हैं किसके अंतर्गत? कॉर्ड प्रोलैप्स के अंतर्गत। समझ गए? चलिए, अब हम लोग इसका कॉर्ड प्रोलैप्स का मैनेजमेंट देखेंगे कि क्या क्या जो है मैनेजमेंट प्रबंध हो सकता है कॉर्ड प्रोलैप्स वाले शिशु में। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, यदि शिशु जीवित है तो प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य नाभि नाल पर दबाव को कम से कम करना होना चाहिए जब तक महिला प्रसव के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, यह पहला पॉइंट यही कहता है कि सबसे पहले हम अगर ये देखते हैं कि शिशु अगर जीवित है और नाभि नाल पहले निकल गया है गर्भाशय से बाहर, या भेजिना से अगर दिख रहा है नाभि नाल, तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको कॉमन बात बताता हूँ। कभी कभी देखते होइएगा, अगर नहीं जो लोग देखे होंगे मैं बता देता हूँ, कोई नहीं देखा होगा, लेकिन ये जब डिलीवरी होते रहता है ना, तो उससे कुछ समय पहले या फिर डिलीवरी होने के वक्त सबसे पहले जो है नाभि नाल आ जाता है, मतलब जो नाभि का नली होता है जो बच्चे और यूट्रस से जुड़ा होता है, सबसे पहले वही जो है बाहर दिखने लगता है, और इसी को हम लोग कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। तो जैसे ही ये चीज़ दिखता है ना, अगर बच्चा डिलीवरी अभी नहीं हुआ है लेकिन ये नाभि नाल कॉर्ड प्रोलैप्स दिख रहा है, तो सबसे पहले उस पर आवश्यक दबाव को कम करना चाहिए, दबाव से बचना चाहिए। दबाव लगेगा तो वह नाभि नाल टूट जाएगा, और जैसे ही नाभि नाल टूटेगा तो बच्चे के लिए खतरा की घंटी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी कनेक्टिविटी मां से टूट जाएगा तो बच्चा को प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस पर दबाव कम करना चाहिए, तब तक दबाव नहीं देना चाहिए तब तक माँ यानी महिला जो है प्रसव के लिए तैयार नहीं होती है, तब तक उस पर कोई नाभि नाल पर दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है,
दूसरा है यदि भ्रूण की मृत्यु हो चुकी है तो नाभि नाल की धड़कन जो है निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है तथा भ्रूण के हृदय की ध्वनि भी सुनाई नहीं देती है। मृत शिशु का प्रसव स्वतः ही हो जाता है। यदि किसी कारणवश प्रसव नहीं होता है तो भ्रूण को क्षति करके बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए होता यह है कि जैसे ही एक कंडीशन ये बनता है कि अगर भ्रूण का मतलब शिशु का अगर मृत्यु हो चुका है इस कोड प्रोलैप्स के कारण, तो सबसे पहले जैसे ही मृत्यु हो जाता है तो जो हार्ट होता है, जो धड़कन होता है वह समाप्त हो जाता है धड़कना, ठीक है। साथ में भ्रूण का हृदय का गति भी जो है, ध्वनि भी सुनाई देना बंद हो जाता है और शिशु जो है क्या होता है, प्रसव जो है, ऐसे शिशु जो मर चुका है उसका जो डिलीवरी होता है वह क्या होता है, ऑटोमेटिक स्वतः ही हो जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे कंडीशन हो सकते हैं जहाँ पे किसी कारण से अगर बच्चा स्वतः नहीं होता है प्रसव, तो उस बच्चे को क्षति करके बाहर निकाला जाता है, ठीक है। क्षति मतलब डैमेज करके बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो यह दूसरा पॉइंट हो गया प्रबंध करके। चूँकि मरे हुए शिशु को अगर बाहर नहीं निकाला जाएगा तो उसका इफेक्ट माँ के ऊपर पड़ेगा और उसका हेल्थ बिगड़ने लगेगा, ठीक है। इसलिए अगर ऑटोमेटिक स्वतः नहीं निकला है तो उसको निकालना चाहिए, ठीक है। महिला को आराम देने के लिए नी चेस्ट स्थिति प्रदान करनी चाहिए, मतलब घुटना और छाती के बल जो है महिला को आराम देना चाहिए क्योंकि इस पोजीशन में आराम मिलता है। यदि सर्विक्स 3/4 डिलेट हो चुकी है और कोड प्रोलैप्स अधिक गंभीर ना हो तो योनि मार्ग द्वारा डिलीवरी कराई जा सकती है अथवा स्वतः डिलीवरी का इंतजार किया जा सकता है। होता यह है कभी कभी कि आपके कुछ ऐसे कंडीशन के कारण कोड प्रोलैप्स हो जाता है, मतलब नाभि का जो नली है वह बाहर निकल गया है, लेकिन इस कंडीशन में समय पूर गया रहता है डिलीवरी का, तो जो सर्विक्स होता है, जो यूट्रस और वेजिना के बीच में दीवार का काम करता है, वह भी धीरे धीरे डिलाइट हो जाता है, फैलाव हो जाता है 3/4, मतलब 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा फैल गया रहता है। तो जैसे ही अगर 3/4 फैल गया रहता है, सर्विक्स डिलेट हो चुका होता है, तो कोड प्रोलैप्स बाहर निकल गया होगा। तो इस कंडीशन में अगर कोड प्रोलैप्स में कोई गंभीर जो है प्रॉब्लम ना है तो नॉर्मल डिलीवरी का इंतज़ार करेंगे, और नॉर्मल डिलीवरी योनि मार्ग से ही होता है तो इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। कब? जब सर्विक्स जो है 3/4 डिलेट हो चुका रहेगा, तो समझ गए ना। डिलेट मतलब क्या होता है, विस्तारण होना, ठीक है, फैलाव होना। यदि सर्विक्स पूर्ण रूप से डिलेट हो चुका हो तो एपिसियोटोमी भी की जा सकती है। अगर सर्विक्स पूर्ण रूप से अगर डिलेट हो चुका है तो उसे एपिसियोटोमी भी कर सकते हैं, ठीक है, एपिसियोटोमी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि शिशु की प्रस्तुति सेफ्लिक हो तो फॉरसेप्स डिलीवरी व बेंटोज डिलीवरी की जानी चाहिए। अगर बच्चा का जो स्थिति है, जो पोजीशन है, जिसको हम लोग प्रस्तुति कहते हैं, वह अगर सिफलिक जो है पोजीशन में होगा, प्रेजेंटेशन अगर उसका सिफेलिक है, तो फॉरसेप्स डिलीवरी या फिर बेंटोज डिलीवरी का जो है इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। कब? जब बच्चे का जो प्रेजेंटेशन है वह सिफेलिक होगा तब, ठीक है। 7वां देखिएगा, भ्रूण को हाइपोक्सिया की स्थिति से बचाने के लिए महिला को ऑक्सीजन देनी चाहिए। अब हो सकता है कोड प्रोलैप्स बाहर आने से बच्चा में हाइपोक्सिया हो जाए, ऑक्सीजन का कमी हो जाए, चूँकि ऊपर देखे हैं लक्षण में कि कारण में देखे हैं कि इसका कारण एक साइनोसिस भी हो सकता है, मीन्स देह नीलता। तो इस कंडीशन में हाइपोक्सिया होता है, मतलब ऑक्सीजन का कमी होता है, तो बच्चे को जो है, महिला को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। कोड प्रोलैप्स में शिशु जन्म के बाद शिशु को रक्त की कमी से बचाने के लिए ऑक्सीजन कैनुला की सहायता से ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए, वह शिशु को इनक्यूबेटर में रखनी चाहिए। अब कोड प्रोलैप्स वाले बच्चा में, मतलब जिसका अगर कोड पहले आ चुका है उसके निकलने से पहले, तो इस कंडीशन में उसको रक्त का कमी से बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कैनुला के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। वह शिशु को होने के बाद उसे इनक्यूबेटर उद्भावन पात्र में रखेंगे। और उद्भावन पात्र में क्यों रखते हैं? ताकि उसका एक नॉर्मल तापमान, समान तापमान बच्चे को मिल सके, आर्द्रता जो है मिल सके, ठीक है। तो यह जो है ये काम करेंगे, इस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे कोड प्रोलैप्स वाले शिशु में या माता में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपके इंग्लिश दिए गए हैं, कंप्लीट इंग्लिश दिए गए हैं, आप लोग इंग्लिश में इसको अच्छे से देख लीजिएगा। लेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।